और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में जैसे कि आप सभी ने मुझे बार बार कहा था कि आप हिंदी व्याकरण में हमें कुछ पढ़ना है, तो हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण में समास पढ़े और अब हम हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलंकार। तो हिंदी व्याकरण में अलंकार आपने पहले भी पढ़े हैं, क्लास 6 से आप अलंकार पढ़ते आ रहे हैं। अलंकार का क्या अर्थ होता है ये आप सभी को पता है और अलंकार के बारे में आप बहुत सारी चीजें और भी जानते हैं, क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आप क्लास 10th तक ही ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हिंदी व्याकरण की जो भी सब्जेक्ट होता है या जो भी टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को एक रिवाइज चीजें कराने के लिए हम ये पढ़ा रहे हैं। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से व्यक्ति अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपने आप को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए आभूषणों को धारण करता है, इसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, काव्य को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हिंदी व्याकरण में अलंकार कहा जाता है। तो आज हम अलंकारों के बारे में ही पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। अलंकार की परिभाषा, अलंकार के एग्जाम्पल, उदाहरण, ये सारी चीजें हम शुरुआत से पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अलंकार। अलंकार हम पढ़ेंगे और अलंकार को आपका इंग्लिश में डेकोरेशन, डेकोरेशन आपका इंग्लिश में अलंकार को कहते हैं। तो अलंकार हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा, अलंकार का अर्थ है आभूषण। अलंकार का क्या अर्थ है? आभूषण, अर्थात आभूषण। देखिए, जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के या व्यक्तियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसी प्रकार जो ये अलंकार शब्द है ये काव्य की सौंदर्य की वृद्धि भी करते हैं। यानी कि काव्य, आप सभी को पता है, कोई भी कविता जो होती है वो बिना बिना रस के, बिना छंद के आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। आपको वो किसी भी चीज को अगर हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे, देखिए गद्य और काव्य में क्या अंतर होता है। गद्य और काव्य में यही अंतर होता है कि आप गद्य को कहानी के रूप में पढ़ते हैं या लेख के रूप में पढ़ते हैं या निबंध के रूप में पढ़ते हैं या संस्मरण के रूप में पढ़ते हैं, और काव्य को आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ते। देखिए, काव्य से ही आपको, अगर आपको कविता पढ़ने के लिए क्लास में कहा जाता है तो आप लय के साथ कविता को पढ़ते हैं, सुर के साथ कविता को पढ़ते हैं। तो उसी में लय, सुर, रस जो होते हैं ये सभी क्या करते हैं? काव्य को सुंदर बनाते हैं। तो उसी प्रकार अलंकार जो शब्दों के माध्यम से, यानी कि जब शब्दों के माध्यम से काव्य को सुंदर बनाया जाता है, काव्य को सजाया जाता है, उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल आपके लिए लिखूंगी। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने कहा ये आपकी केवल रिवीजन क्लास चल रही है, यानी कि आप जो चीजें पहले पढ़ चुके हैं आपको याद कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है चीजें। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल पात सरिस मन डोला। तो ये पंक्ति आपने कई बार सुनी होगी, कई बार पढ़ी होगी, कई जगह आपने देखी होगी। पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पीपर पात सरिस मन डोला। एक और पंक्ति में यहाँ पर आपके लिए लिखूंगी, बहुत ही इजी है। तरिन तनुजा तट तमाल
तरुवर तरुवर बहुछाये बहुछाये। देखिए दूसरी पंक्ति हमने लिखी, पीपल पात सरस मन डोला, तरिन तनुजा तमाल तरुवर बहुछाये। तो देखिए आप यहाँ पर दो पंक्तियां देख रहे हैं। जो ये पंक्तियां यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर शब्दों को बहुत ही सुंदर ढंग से बुना गया है। पीपल पात सरिस मन डोला। आप एक एक पंक्ति का सबसे पहले अर्थ समझिए। पीपल, तो पीपल सभी को पता है, पीपल का वृक्ष। पात यानी कि पत्ता, सरिस यानी कि की तरह, सरिस यानी कि उसकी तरह, मन और डोला, डोला यानी कि चंचल होना, मन का चंचल होना। ठीक है, पहली पंक्ति। दूसरा, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शब्दों को कितने सुंदर ढंग से बुना गया है, कितने सुंदर ढंग से लिखा गया है इस पंक्ति में, ताकि क्या हो, भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो सके, भाषा सुंदर बन सके। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पर हमने पहली पंक्ति जो हमने यहाँ पर दी है, मन पीपल पात सरिस मन डोला, सरिस यानी कि के जैसा, और यहाँ पर क्या लिखा है, पीपल पात। तो यहाँ पर जो दूसरी ये पहली पंक्ति हमारी है, इस पंक्ति में मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। यानी कि पीपल के पत्ते से यहाँ पर मन की तुलना की गई है कि जो हमारा मन है वो किसके समान डोल रहा है। देखिए पीपल का पत्ता जब बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, जब हवा चलती है तो वो धीरे 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 हिलता रहता है, चलायमान रहता है, निरंतर गतिमान रहता है। तो उसी प्रकार जो हमारा मन है ये भी कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, बहुत ही कम स्थिर रहता है। यानी कि इसको हमें एकांत करना पड़ता है। अगर आप यहाँ हैं तो अभी मन कहीं आपका कहीं और डोल रहा है, आप क्लास में है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आपका मन कहीं और है। आपको लग रहा है कि मैंने शाम को क्या काम करना है, मैंने कल क्या काम करना है, या मैं वहां जाऊंगा, मैं वो चीज देखूंगा, मैं वो चीज खाऊंगा, या कोई भी चीज। तो क्या है, मन जो है वो हर समय चलायमान रहता है, गतिमान रहता है, डोलता रहता है, चंचल रहता है। ठीक है, तो पीपल पात सरिस मन डोला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मन की तुलना किसके साथ की गई है, मन की तुलना पीपल के पत्ते के साथ की गई है कि मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान चलायमान है, गतिमान है, चंचल है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गई है, शब्दों को सुंदर बनाने की कोशिश की गई है, भाषा को सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। अगला आप यहाँ पर देखिए, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये। अब इस पंक्ति को आप 2 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद आप देखिए कि इसमें क्या चीज कॉमन है। तो आप देख रहे हैं तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये। तो आप देख सकते हैं एक पंक्ति यहाँ पर लिखी गई है, इस पंक्ति में टोटल आपके 7 शब्द हैं, और 7 में से जो 5 शब्द हैं उनका जो प्रथम वर्ण है वो सेम है। क्या देखा आपने यहाँ पर, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये। तरिन त, तनुजा त, तट त, तमाल त, तरुवर त। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, यानी कि त वर्ण की आवृत्ति आपकी 1 से अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार की गई है। तो इस तरह से भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है, भाषा को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। अगला देखिए, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। तू मोहन के उर बसी है
उर्वशी के समान। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी के समान। अब ये वाली पंक्ति आप देखिए दोबारा से, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। एक बार पढ़िए, फिर एक और बार पढ़िए। चलिए, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी के समान। तो आप क्या चीज यहाँ पर कॉमन देख रहे हैं? देखिए, ये जो यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर उर्वशी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। आप देख सकते हैं, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी के समान। तो एक पंक्ति में उर्वशी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि दोनों बार शब्दों के अर्थ जो है अलग अलग है। कैसे? तू मोहन के उर्वशी है, उर यानी कि हृदय, उर यानी कि हृदय, बसी यानी कि समाई हुई है। बसी किसके समान? उर्वशी के समान। तो उर्वशी कौन है? उर्वशी एक अप्सरा है, एक सुंदरी है। तो तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी के समान, यानी कि तू मोहन के हृदय में निवास करती है, हृदय में रहती है, उर्वशी के समान, यानी कि अप्सरा की तरह। जैसे उर्वशी नाम की जो अप्सरा है, उसकी तरह तू मोहन के हृदय में निवास करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उर्वशी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, और दोनों बार क्या है? दोनों बार शब्दों के अर्थ जो है वो क्या है? अलग अलग है। शब्दों के अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर शब्दों के माध्यम से आपको यानी कि शब्द के अर्थ के कारण यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो अब क्योंकि हमने सबसे पहले एग्जाम्पल से समझा कि आखिर अलंकार है क्या, अभी तक आप समझ गए हैं कि अलंकार होता क्या है, किस तरह से अलंकार को हम पहचानेंगे। तो अब हम अलंकार की परिभाषा बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने कहा अलंकार यानी कि आभूषण, और उसके हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे। हमने 3 एग्जाम्पल लिए और देखा कि किस किस तरह से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो अब हम इसी आधार पर अलंकार की परिभाषा बनाएंगे। तो क्या परिभाषा बनेगी अलंकार की? अब तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि अलंकार की क्या परिभाषा हो सकती है। बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा इजी। क्या होता है अलंकार? किसे कहते हैं अलंकार? देखिए, अगर आपसे कहे कि अलंकार, कोई आपसे कहे कि अलंकार क्या होता है, तो आप कहेंगे आभूषण। लेकिन हिंदी व्याकरण में अलंकार किसे कहते हैं, उसकी आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी होती है, एक प्रॉपर परिभाषा देनी होती है। तो आप लिखेंगे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले, काव्य के सौंदर्य को, सौंदर्य यानी कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले चमत्कार को, बढ़ाने वाले चमत्कार को व्याकरण में अलंकार कहते हैं। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले चमत्कार को, ध्यान रखिएगा, चमत्कार कैसा चमत्कार?
वो आप आगे पढ़ेंगे। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले चमत्कार को हिंदी व्याकरण में अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जो शब्द काव्य के सौंदर्य को बढ़ा रहा है, काव्य को सजा रहा है, काव्य को सुंदर बना रहा है, उसे हमने अलंकार कहा। तो आपने देखा कि काव्य का सौंदर्य अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है। कहीं पर आपने देखा कि वर्णों का फेर बदल किया गया है, यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार कर दी गई है। कहीं पर आपने देखा कि किसी शब्द की तुलना किसी और शब्द से कर दी गई है। कहीं पर आपने देखा कि एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार बदल रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने का जो तरीका है, अलग अलग तरीके से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। तो उसी के आधार पर कि अलग अलग तरीके से आप काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से आप चमत्कारों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरीके से आप अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर अलंकार के भेद भी बताए गए हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। तो क्योंकि आप क्लास 11th में हैं और हम इस टॉपिक को पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में जाने के बाद ये सारी चीजें हमारे टॉपिक में नहीं होती है, हम ये सारी चीजें पढ़ चुके होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को अलंकार के भेद पता हो तो आप चैट के माध्यम से मुझे आंसर दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने टाइप के अलंकार होते हैं। देखिए क्या होता है, जब आपने ऊपर के उदाहरण देखे तो आपने यहाँ पर देखा कि विभिन्न प्रकार के अलंकारों का हमने प्रयोग किया था। ठीक है, और ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि जो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए थे, उसमें कहीं पर शब्द के स्तर पर सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, कहीं पर अर्थ के स्तर में सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, कहीं पर शब्दों में कुछ चमत्कार लाया गया है। तो इसी के आधार पर हमने देखा कि कहीं पर शब्द के आधार पर है तो कहीं पर अर्थ के आधार पर, कहीं पर वर्ण के आधार पर है, या तो कहीं पर किसी और चीज के आधार पर। तो इसी को आधार मानकर हमने अलंकार के 2 भेद बताए हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भेद है, शब्द अलंकार और दूसरा है आपका अर्थ अलंकार। देखिए मैंने कहा कि कहीं कहीं पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है, कहीं पर अर्थ के आधार पर, कहीं पर किसी और आधार पर। तो इसी के कारण हमने 2 भेद इसके बनाए हैं अलंकार के। कौन कौन से 2 भेद होते हैं अलंकार के? शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखिए क्योंकि हम अलंकार पढ़ रहे हैं तो सभी चीजों को हमने बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ना है ताकि हम दोबारा चीजों को ना भूलें। तो हम सबसे पहले शब्द अलंकार को डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि क्या होता है शब्द अलंकार, किस तरह से इसमें काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। तो आज का हमारा सबसे जो ये टॉपिक है आज जो हम पढ़ेंगे वो है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा टॉपिक है वो है शब्दालंकार। तो क्या होता है कि जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके, क्योंकि क्या है या इसका नाम क्या है, शब्दालंकार। तो जहां पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, वहां पर क्या होता है आपका शब्द अलंकार
होता है। तो इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, वह शब्दालंकार होता है। वह शब्दालंकार होता है, यानी कि जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। तो कुछ शब्दालंकार हम यहां पर जानेंगे। प्रमुख शब्दालंकार, प्रमुख शब्दालंकार तो कौन कौन से हैं कुछ प्रमुख शब्दालंकार, उनको हम पढ़ेंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये कुछ प्रमुख शब्दालंकार हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे कि 3 प्रमुख शब्दालंकार मैंने बताए यहाँ पर, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो अब इनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि क्या होता है अनुप्रास, क्या होता है यमक, क्या होता है श्लेष। और ये सभी है शब्दालंकार, यानी कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार में एक ही जो वर्ड की आवृत्ति होती है वो एक से अधिक बार होती है। एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। एक मिनट, हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए थे, चलिए इनमें से गैस कीजिए या कोशिश कीजिए कि कौन सा जो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है, उदाहरण लिखा है, इसमें अनुप्रास अलंकार हो सकता है या है। हमने कहा अनुप्रास अलंकार जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो आप देख सकते हैं, तरिन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार। तरिन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए। त त त त त, यानी कि त वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार को हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे एग्जाम्पल, इसकी परिभाषा, और फिर इसको उदाहरणों से समझेंगे। जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक ही वर्ण की आवृत्ति एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से
अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। वर्ण आप सभी जानते हैं, हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले वर्णों को ही सीखते हैं, वर्ण में ही हम स्वर और व्यंजन सीखते हैं, उसके बाद ही हम हिंदी में शब्द और पद और वाक्यों को पढ़ते हैं। तो यानी कि जो भी हम ये शब्द लिख रहे हैं, ये किससे बने हैं? वर्णों से बने हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे पीछे एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा कि तट तनुजा तरिन तमाल तरुवर बहु छाए, यानी कि त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार वहां पर हो रही है। ठीक है, तो जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो आप देख सकते हैं, हमने कहा कि एक वर्ण की आवृत्ति जहां पर एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। चारु चंद्र चंचल, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है थी जलथल में। ठीक है, तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो अब आप अनुप्रास अलंकार को समझ गए हैं। और बिल्कुल इसी तरह हमने अनुप्रास अलंकार का एक और एग्जाम्पल पढ़ा था, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यानी कि त वर्ण की आवृत्ति जहां पर एक से अधिक बार हुई है। च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो इसी तरह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार यहां पर क्या होता है? यहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। देखिए, अभी जो हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, वहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही थी। वर्ण यानी कि कोई भी वर्ण, क ख ग, कोई भी वर्ण। लेकिन यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, यानी कि एक शब्द आपका एक वाक्य में, एक सेंटेंस में एक से अधिक बार प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसका अर्थ जो है वो हर बार अलग होगा। उसका अर्थ क्या होगा? हर बार अलग होगा। तो इसकी परिभाषा हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जहां एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो। जहां एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां
यमक अलंकार होगा, वहां यमक अलंकार होगा। ठीक है, जहां एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी परंतु उनके अर्थ अलग अलग होंगे, वहां पर यमक अलंकार होगा। तो जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, शब्दों के अर्थ अलग अलग होंगे। एक एग्जाम्पल आपने शुरुआत में भी पढ़ा था इसी तरह का, जैसे कि मैंने बताया था आपको, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्वशी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है परंतु दोनों के अर्थ जो है अलग अलग है। उर्वशी शब्द जो पहला वाला उर्वशी शब्द है तो उसका अर्थ है हृदय में निवास करना, और दूसरा वाला जो उर्वशी शब्द है उसका अर्थ है एक सुंदरी जो है, एक स्त्री जो है उर्वशी, उसका नाम यहाँ पर उर्वशी है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ लिया था और एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे यमक अलंकार का। काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो आप यहाँ पर आप इसको एक बार पढ़िए, एग्जाम्पल को ध्यान पूर्वक एक बार पढ़िए। काली घटा का घमंड घटा, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आप यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं हुई है, यानी कि एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार हमने कहा। लेकिन क्यों, एक और चीज इसके अंदर है कि आप देखेंगे दोनों बार शब्दों का अर्थ अलग अलग है। काली घटा, घटा का क्या अर्थ होता है? घटा का क्या अर्थ होता है? बादल। ठीक है, घटा का क्या अर्थ है? जो आसमान में बादल छाए हुए, काली घटा छाई हुई है, काले बादल छाए हुए हैं। का घमंड घटा, घटा यानी कि कम होना, काली घटा का घमंड घटा। तो हर बार आप देख रहे हैं, दोनों बार आप देख रहे हैं कि दोनों शब्दों के अर्थ यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। तो इस तरह से आपने देखा यमक अलंकार के दो एग्जाम्पल हमने पढ़े। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान, काली घटा का घमंड घटा। तो इस तरह से आप जब भी किसी काव्य को पढ़ते हैं तो इस तरह के शब्दों को आप वहां पर देखते हैं, आप एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसमें इस तरह से अलंकारों को खोजने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आज हमने अलंकारों के बारे में जाना, अलंकारों की परिभाषा जानी, अलंकार के भेद पढ़े और अलंकार का जो पहला भेद है शब्दालंकार, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, सारी चीजें आपकी रिवाइज हो रही होंगी, आपको याद आ रही होंगी और इस बार आपने ऐसे पढ़ना है कि आपको हमेशा के लिए ये अच्छे तरह से याद हो जाए, चीजें कंठस्थ हो जाए। तो हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।